जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो मैं संदीप बंसल हाजिर हूं सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज हमने रिज्यूम करी है। फर्स्ट जो है सेशन हमने अपलोड कर दिया है, प्लीज गो एंड वॉच आउट। सेकेंड जो है वीक के करंट अफेयर्स हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। इसके अलावा एक जानकारी, CDS CAPF के जो बैचेस हैं वो लाइव हो चुके हैं। CAPF पेपर 2 का भी बैच अलग से लाइव हो चुका है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहा था, तो वो जो है रिकॉर्डेड बैच है जिसमें हमारा वीकली डाउट सेशन होगा और इसके अलावा पेपर 2 की प्रैक्टिस सेशन होगा अगर कोई भी बच्चा CAPF का बैच लेता है। तो ये जो है कुल मिला के जानकारी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सो मीटिंग ऑफ टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ऑफ SCO मेंबर स्टेट स्टार्ट्स। सो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जो है मीटिंग हुई। इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो ईरान ने की। ईरान अभी रिसेंटली मेंबर बना है। देखिए SCO की अगर हम बात करें तो ये शंघाई 5 करके जो है शुरू हुआ था 2001 में, और बाद में चलकर भारत, पाकिस्तान जो है इसका मेंबर बना। रिसेंटली लास्ट ईयर 2023 में ईरान जो है इसका मेंबर बना है। अब सवाल आता है कि इसमें अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें, इन 9 देश इसके मेंबर हैं। 9 देशों की जो पॉपुलेशन है वो 40% है। देखिए जहां पर इंडिया और चाइना आ गया, लगभग 33-34% दुनिया की पॉपुलेशन तो यही हो गई, 1/3 पॉपुलेशन तो यही है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल 40% पॉपुलेशन और 20% ऑफ ग्लोबल GDP ये 9 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं। और यहां पर इनका जो मकसद है वो है, मीटिंग हुई है अस्ताना में और इनका मकसद है सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर कॉपरेशन किया जाए, सारे देश जो है साथ में आए। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत ही खास बात है क्योंकि एक तरफ इंडिया क्वाड का मेंबर भी है जिसमें US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, एक अलग गुट है, अलग ग्रुप है। एक तरफ हम SCO का भी पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की कह सकते हैं डिप्लोमेसी को दर्शाता है। एक तरफ हम ब्रिक्स का मेंबर भी हैं, तो किस तरीके से हम बहुत कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया 2001, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो ये ध्यान रखना शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है। ठीक है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम शंघाई है बट हेडक्वार्टर बीजिंग में है। पर्पस क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना मेंबर स्टेट्स के बीच में, डिसआर्म करना बॉर्डर रीजन्स को और रीजनल कॉपरेशन लेकर आना। अगर आप इसको ब्रॉडली देखेंगे तो ये एशियन कंट्रीज का ग्रुप है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो लीडर है वो चाइना है और रशिया भी इसका मेंबर है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, बट ये मूलतः आप देख सकते हैं एशियन कंट्रीज इसमें आती हैं। 9 देश हैं, 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। अब इन 9 देशों को याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है जी, घूमने फिरने जाना है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, तो मैंने तुर्कमेनिस्तान जो है पिक किया। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान पिक किया। तुर्कमेनिस्तान बहुत बेहतरीन सुंदर जो है देश है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आता है। तो इसी से है आपका आई पिक तुर्कमेनिस्तान। तो जो ये बोल्ड लेटर्स हैं और जो कैपिटल लेटर्स हैं इससे ट्रिक है। तो आई से हो गया इंडिया, पी से पाकिस्तान, आई से ईरान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान, टी से हो गया आपका तजाकिस्तान, यू से हो गया उज्बेकिस्तान, आर से रशिया और के से किर्गिस्तान। अब यहां पर टी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि तजाकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि तुर्क यहां पर आ गया, तुर्कमेनिस्तान तो तुर्क नहीं है। ठीक है, ट्रिक में तुर्कमेनिस्तान है, कंट्रीज में तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, तजाकिस्तान है। सिमिलरली शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई में नहीं है, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो ये जो है फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये फैक्ट्स आपको याद रहेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर पॉइंट्स टू अनचार्टेड एरेनास। दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर जो है वो अनचार्टेड एरेनास की बात कर रहा है। देखिए अगर हम लेजर की यहां पर बात करें, ये एक एक्सट्रीमली लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सट्रीमली लाइट पार्टिकल, वहां पर एक बहुत फोकस्ड लेजर जो है उस चीज को यूज किया गया है। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि लेजर की एप्लीकेशंस क्या है। लेजर की मॉडर्न डे में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, खासकर न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रीट करना, ठीक है, उसकी रेडियो एक्टिविटी को शॉर्टन करने के लिए, स्पेस डेब्रीज को, मतलब जो भी स्पेस जंक है
उसको क्लीन अप करने के लिए काफी कामयाब होता है। ELI प्रोजेक्ट में ये हुआ है, एक्सट्रीमली लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसका मकसद यही है कि किस तरीके से जो मैटर की इंटरेक्शंस हैं अनप्रेसिडेंटेड इंटेंसिटीज में, मतलब बहुत हाई इंटेंसिटीज पे मैटर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में ये काम करता है। ठीक है, अब ये जो है किया गया है रोमानिया में। व्यक्ति का नाम है एंटोनिया टोमा, इंजीनियर है रोमानिया में। एक्टिवेट्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर फॉर यूज एली प्रोजेक्ट। ठीक है, एली प्रोजेक्ट एक्सट्रीमली लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब इनको 2018 में नोबेल प्राइज भी मिला था। 2018 नोबेल फिजिक्स प्राइज अवॉर्डेड फॉर लेजर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट साइटेड फॉर शेपिंग द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर में, जैसे हमने डिस्कस किया, स्पेस जंक को क्लीन करने के लिए, न्यूक्लियर वेस्ट को जो है उसकी रेडियो एक्टिविटी को कम करने के लिए ये आपका यूज हो सकता है। तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं। चलिए, तो इसको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर जो है कहां पर आया है आपका, रोमानिया में, यूरोप में, और एली प्रोजेक्ट है, ELI। नेक्स्ट है आपका इंडिया टू ज्वाइन यूएस लेड कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट अंडर IPEF इनिशिएटिव। देखिए, IPEF इनिशिएटिव जो है यूएस लेड है, इसकी फुल फॉर्म अभी समझेंगे। देखिए, कार्बन लेड इनिशिएटिव का मकसद क्या है? अल्टीमेटली यही मकसद है कि किस तरीके से हम एक बायर और सेलर का एक मैकेनिज्म तैयार करें, जिसमें कि जो कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस कार्बन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही हैं और जो नहीं कर रही वो पैसा ट्रांसफर करें कार्बन फ्रेंडली इनिशिएटिव्स में। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इंसेंटिवाइज कर सकें कार्बन फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को। तो यहां पर यूएस का यहां पर रोल आता है। इसमें 14 कंट्रीज आती हैं इन्वॉल्व, आर ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया। तो ये बहुत सारी कंट्रीज है। इसका मकसद क्या है? IPEF, सो दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें 4 मेन पिलर्स हैं जिसको लेकर यूएस जो है इन देशों को साथ में लाना चाहता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इन जो ये इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, इनको जो है साथ लाने की कोशिश, और ये कोशिश कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। तो यहां पर इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। ये जो है रिसेंटली इसको कह सकते हैं कि रिवाइव किया गया है, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन के द्वारा। इसका जो 4 पिलर्स हैं वो है कनेक्टिविटी एंड डिजिटल ट्रेड को बढ़ाया जाए, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स किए जाएं। तो रेजिलिएंट सप्लाई चेन कहीं ना कहीं चाइना को फोकस है कि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन्स बहुत ज़्यादा चाइना पर निर्भर है, वो डाइवर्सिफाई किया जाए। क्लीन एनर्जी एंड करप्शन फ्री फेयर ट्रेड जो है होना चाहिए इन कंट्रीज में। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें हमने अभी डिस्कस किया, क्लीन एनर्जी, इसका पार्ट भारत बनेगा और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ऑलरेडी इंडिया 180 गीगावाट क्लीन एनर्जी इंस्टॉल कर चुका है। 2030 का हमारा टारगेट 500 गीगावाट का है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है न्यू गल्फ कॉपरेशन काउंसिल विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी। रिसेंटली जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद हमने इजराइल और हमास वॉर देखा, अब इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। तो सीधा सीधा ये पर्टिकुलर जो रीजन है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का, इसको लेकर काफी ज्यादा जो है चर्चा है, काफी ज्यादा जो है डिबेट है। तो यहां पर जो है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो देश हैं वो साथ में आए हैं और उनका ये कहना है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। सीधा सीधा जो जैसे नाटो में हम देखते हैं, नाटो में 32 मेंबर हो चुके हैं, 2 नए मेंबर कौन कौन जुड़े हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम। तो नाटो में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 5, जो ये कहता है कि एक देश पे हमला बाकी सब देशों पर हमला माना जाएगा। तो यहां पर भी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने कुछ इसी तरीके की बात करी है। चलिए तो देख लेते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल अनवील्ड इट्स विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी आफ्टर इट्स हेडक्वार्टर इन रियाद। और ये जो है फर्स्ट टाइम है कि इन्होंने विजन रखा है सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को कॉम्बैट करेंगे, एक्सट्रीमिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग को जो है कैसे काउंटर किया जाए, सारे देश मिलकर कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की अगर हम बात करें तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में ये जो है आपके देश आते हैं। इस बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था
कि अरेबियन पेनिनसुला में कौन सा देश नहीं आता। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए। जॉर्डन बहुत ऊपर आता है जी, देखिए इजराइल के ईस्ट में आता है, ये है। देखो आपको याद करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में येमेन को छोड़कर, ठीक है, यहां येमेन को अगर छोड़ दें तो बाकी जो है आपके देश आते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया इनका लीडर है। सो कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान जो है इन देशों का यहां पर एक समूह है। इसके बाद हम इसकी एक ट्रिक देखेंगे कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज को कैसे याद रखा जाए। जैसा कि हमने एससीओ कंट्रीज के बारे में देखा, तो इसकी ट्रिक है क्यू बॉक्स, ठीक है जी। तो यहां पर अब इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। कतर, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत और उसके बाद हो गया आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है। अदरवाइज इसको आप यू और के को एक साथ कर सकते हैं और उसके बाद आपका बचा BOQS। तो ये साउंड बुक्स जो है इस तरीके से बुक्स ही साउंड कर रहा है, ठीक है। दो बुक्स के हम स्पेलिंग इस तरीके से लिखेंगे, तो बट ये ओके जो है क्यू जो है साउंड कर रहा है यहाँ पर। तो यूके में बहुत सारी बुक्स पढ़ी जाकर, या क्यू बॉक्स सीधा याद रख सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, अरेबियन पेनिनसुला में येमन नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया सिक्योर सेकंड ओवरसीज स्पोर्ट सितवे एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं हम, और हम अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउथ ईस्ट एशिया और बांग्लादेश के थ्रू जो है हम नॉर्थ ईस्ट को लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जो अभी तक अंडर डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हर एक चीज़ की आपको वहाँ पर कमी मिलेगी। लगातार उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर सितवे पोर्ट से कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिजोरम की जो कैपिटल है आइजवाल, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। सो इंडिया ने जो है राइट्स गेन किए हैं सितवे पोर्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब चाइना लगातार बहुत सारे पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। दुनिया भर में लगभग 35 पोर्ट्स डेवलप कर चुका है चाइना अपने पैसे के दम से। भारत को ये मौका छाबर पोर्ट ईरान में मिला है, और अब जो है ये सितवे पोर्ट में मिला है। सो दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। और अगर आप म्यांमार की बात करें तो म्यांमार बहुत ज़्यादा क्लोज है चाइना के, तो इस कंडीशन में भारत का ये प्रोजेक्ट भारत को मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी, नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से भी, और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी। सो इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये मैंने आपको बताया। और अप्रूव अ प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल। तो ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जो है ये एक इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का, और ये एक जॉइंट वेंचर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच में और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के बीच में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था प्रेजेंट गवर्नमेंट के टेन्योर में 2015 में अंडर द कंपनीज एक्ट। फोकस क्या है, दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर पोर्ट्स को डेवलप करना। सो फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स ओवरसीज एज डायरेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो सीधा सीधा विदेशों में बाकी कंट्रीज में पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जो है बनाया गया, जॉइंट वेंचर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेशनल न्यूज़ में। सो जस्टिस नजमी वाजिरी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑन डीम्ड फॉरेस्ट इन दिल्ली। देखिए ये जो जज हैं रिटायर्ड हो चुके हैं, इनको ग्रीन जज के नाम से जो है जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी जजमेंट्स रही हैं इन्वायरमेंटल लॉज को लेकर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कंपनीज़ को या इंस्टीट्यूशंस को कहा कि वो पेड़ लगाएं। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है जस्टिस नाज़िमी वाजिरी को चेयरपर्सन ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी, जो कि प्रोटेक्ट करेगा, मैनेज करेगा डीम्ड फॉरेस्ट इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसमें जो चीफ कंजर्वेटर भी हैं, कंजर्वेटर भी होंगे, डिप्टी कंजर्वेटर भी होंगे। तो
आइडिया क्या है कि दिल्ली के फॉरेस्ट को डेवलप किया जाए, मेंटेन किया जाए, मॉनिटर किया जाए। ठीक है, तो उस इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस नाज़मी। ओके, नेक्स्ट आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, रिटायर्स फ्रॉम राज्यसभा। डॉक्टर मनमोहन सिंह वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री 10 साल रहे, 2004 से लेकर 14 तक। इनका बायोडाटा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इससे पहले सबसे पहले जो है ये एक बहुत फेमस रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं। देश में आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरपर्सन रहे हैं 1991 से 1996 तक, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का उसको धरातल पर लेकर जाना, इंप्लीमेंट करना, उस पॉलिसी को फ्रेम करना, उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। 33 साल राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, 6 साल 1998 से लेकर 2004 तक लीडर ऑफ ओपोजिशन रहे हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन रहे हैं राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। और राज्यसभा जो कि कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, जिसमें मिनिमम एज उसका मेंबर बनने की कितनी है, 30 ईयर्स है। तो यहाँ पर अपना 33 साल का कार्यकाल पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह रिटायर हो गए हैं। सो राज्यसभा में रहे, इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल कंपटीशन। तो आज जो हम स्थिति देख रहे हैं कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, उसका स्टार्टिंग जो है इन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट उस समय पर दिया था। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उनकी स्पीच भी मिलेगी कि एक ऐसा आइडिया 1991 में जब इकोनॉमी को ओपन अप किया गया तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही कि एक ऐसा आइडिया जिसका समय आ चुका है उसको अब डिले नहीं किया जा सकता। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए। सो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टरशिप में अगर हम बात करें तो नरेगा बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी मानी जाती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट कह लीजिए अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आधार की शुरुआत करनी, जिस आधार को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी आगे लेकर गए, जिसमें जैम ट्रिनिटी की हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर में हो चुकी थी। चलिए, नेक्स्ट है आपका इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व। भारत जो है पहला कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है बनाने जा रहा है। क्या है इसके मायने, पहले ये समझते हैं। ये प्राइवेट लेवल पर है, प्राइवेट प्लेयर करने जा रहा है। गवर्नमेंट के लेवल पर पहले भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखे जाते थे। अब ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या होते हैं, इसको ऐसे समझो कि एंशिएंट टाइम्स में, मेडिवल टाइम्स में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो राजा थे वो अकाल की स्थिति से बचने के लिए, मान लीजिए कभी सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, तो वो बहुत सारा अनाज जो है सेव रखते थे। आज भी कोई भी देश जो है, जैसे हमारे यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI है, तो वो जो है एक 18 महीने से लेकर 2 साल तक का अनाज जो है सेव रखता है कि मान लीजिए किसी भी स्थिति में जो है अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, युद्ध हो गया, तो उस केस में फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप ना करें, जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको नुकसान ना हो, तो वो रिजर्व्स रखे जाते हैं। सिमिलरली पेट्रोलियम के रिजर्व्स रखे जाते हैं। और खासकर आज के समय पर जब हम एक कन्फ्लिक्ट का माहौल देख रहे हैं, वेस्ट एशिया में, ईस्टर्न यूरोप में, ईस्ट एशिया में, चाइना ताइवान का कन्फ्लिक्ट कभी भी शुरू हो सकता है। इस मामले में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होना किसी भी देश के लिए ज़रूरी होता है। पर यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया गया है इस तरीके के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखने के लिए। सो इंडिया प्लान्स टू बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय 2030 इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम कंस्ट्रक्ट 2.5 मिलियन टन स्टोरेज एट पद्दूर, कर्नाटका। तो इसमें 3 फेज है, अगर आप देखेंगे 3 लोकेशन में। पहले फेज में 5.3 जो MMT ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज, विशाखापट्टनम, मैंगलुरु या मैंगलोर, पडूर, कर्नाटका। सेकेंड फेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा में चांदीखोल और पडूर, कर्नाटका। तो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्यों बनाए जा रहे हैं, इसका मैंने आपको रीजन बताया। और एम्स टू स्टोर अप स्टॉक पाइल्स एज इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सप्लाई डिसरप्शन। सप्लाई डिसरप्शन किसी भी वजह से हो सकता है, वो दुनिया भर में हो सकता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाएं बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ एनी कंटीजेंसी।
ठीक है। सो स्ट्रेंथन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। बट यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, 15 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग 14 से 15 लाख करोड़ रुपए, 180 बिलियन डॉलर का हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है हर साल। इसी चीज़ को जो है कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी के थ्रू हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आइडिया ये है कि 2047 तक जो है सरकार का ऐसा कहना है कि हम नेट इंपोर्टर की बजाय एनर्जी का नेट एक्सपोर्टर होंगे एनर्जी का, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्चेस फर्स्ट होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कार टी सेल्स, तो इसको याद रखने का पहले तरीका देख लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर, तो टाटा की कार, ठीक है, टाटा की कार, ठीक है, सेल से चलने वाली कार, ठीक है, सेल मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो टी से टाटा, टी से सेल चलने वाली कार, ठीक है, टाटा की कार, ठीक है, तो इससे याद रहेगा आपको। तो इसका नाम है नेक्स्ट कार 19 कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। सो नेक्स्ट कार आई है उनकी 2019 में, ठीक है, और टी सेल, टाटा सेल। सो फर्स्ट मेड इन इंडिया सेल थेरेपी है, एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ट्रीटमेंट कॉस्ट, और दुनिया भर में जो ट्रीटमेंट का खर्चा है उसका 1/10 रह जाएगा, ठीक है। दिस इज हिस्टोरिक। सो लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड कार टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये आपकी वैक्सीन है या ट्रीटमेंट है, और ये डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा। और 1/10 या कह लीजिए 10% ऑफ द ग्लोबल प्राइसेस पे ये अवेलेबल होगा, और इससे डेफिनेटली जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो ईजी हो पाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सतपुड़ा डैम बिल्ड टू सप्लाई वाटर, एक्ट एज अ बेस्टियन फॉर दिस 14th सेंचुरी डैम स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। देखिए सतपुड़ा डैम, सबसे पहले तो सतपुड़ा, ठीक है, सतपुल हैं, ठीक है, पुल मतलब पुल होता है, ठीक है, सत मतलब सात, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया आर्चिस, बेसिकली पुल मतलब यहाँ पर आर्चिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, एनीबडी फ्रॉम एनसीआर और हैज़ विजिटेड टू दिल्ली, तो साकेत काफ़ी फेमस एरिया है, साकेत कोट, उसके पास में ये एरिया है। बेसिकली ये काफ़ी समय से इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो इसको काइंड ऑफ आप कह सकते हैं रिफर्बिश किया गया, रिक्लेम किया गया, रेनोवेट किया गया। सो इस पर्टिकुलर डैम में आज भी कहा जाता है कि आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, आज भी वर्किंग कंडीशन में है। दो लाइक इसको यूज़ नहीं किया गया, बट आज अगर इसको यूज़ किया जाए तो ये आज भी यूज़ हो सकता है। तो ये उस समय पर ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और ये जो है उस समय पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता था दिल्ली के रीजन में, और एक डिफेंस मैकेनिज्म भी था, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म भी था। 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दो पर्पसेस के लिए बनाया, वो मैंने आपको बताया। इस डैम का मेंशन जो है आपको सैयद अहमद खान की जो बुक है उनकी असर उस सनादिद में भी आपको ये मिलता है, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लाइज इन इट्स यूनिक डुअल फंक्शनैलिटी एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं इश्वाकू एरा कॉइन्स अनअर्थ एट तेलंगाना बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। सो इश्वाकू डायनेस्टी कहाँ थी? तेलंगाना में, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट पर कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ये हमने रिसेंटली इंश्योर करने की कोशिश की है कि हम करंट अफेयर्स के सेशन में सिर्फ न्यूज़ डिस्कस ना करें, मतलब उनका बैकग्राउंड भी समझें, जो हम पहले भी कर रहे थे। उसके अलावा एक चीज़ ऐड की गई है कि हम ट्रिक्स बनाते जाएं, ठीक है, चीज़ों को याद करते जाएं। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, याद नहीं रहती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकें क्लास में ही याद कर ली जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एससीओ की ट्रिक बताई, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की ट्रिक बताई, ठीक है, कार टी सेल, टाटा की कार है सेल से चलने वाली, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज डिस्कवर्ड अ कॉइन, और तो यहाँ पर लाइक 3700 से ज़्यादा कॉइन्स हैं। एक तरफ एलिफेंट का सिंबल है और एक तरफ उज्जैन सिंबल है। तो यहाँ पर इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर आपको एलिफेंट का सिंबल मिल रहा है, ठीक है, एलिफेंट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक तरफ उज्जैन का सिंबल है। और ये इश्वाकू डायनेस्टी के समय
का है ये, ठीक है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो कृष्णा रिवर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, तेलुगु या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन में, वहां पर ये आपको मिलती है। 3rd and 4th सेंचुरी सीई, कॉमन एरा। इसी के बाद अगर आप देखेंगे 4th सेंचुरी के बाद ही आपको गुप्ता डायनेस्टी भी मिलती है, ठीक है, नॉर्थ में। सो एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए, सो देयर कैपिटल वाज विजयपुरी, और जो इक्ष्वाकु किंग थे वो शेवाइट्स थे, बट बुद्धिज्म भी यहाँ पर फला और फुला, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका, ठीक है, वकुल है, जो कि तेल लगाकर, वक्कू से वकुल याद रखना। वकुल जो है, वकुल नाम होता है, वकुल जो है तेल लगाकर गाना गा रहा है, ठीक है, तेल लगाकर गाना गा रहा है, ठीक है। और कहाँ पर? हाथी पे बैठा हुआ है, तो एलिफेंट मिला है एक जगह, मतलब कॉइन पे एक साइड में जो है एलिफेंट है, और तेल लगाकर गाना गा रहा है, और कहाँ जा रहा है? उज्जैन की तरफ जा रहा है, ठीक है, तेल लगाकर गाना गा रहा है, हाथी पे बैठकर उज्जैन जा रहा है। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं सन्नति, द फॉरगॉटन बुद्धिस्ट साइट ऑफ कर्नाटका, बैक इन द रेकनिंग। तो सन्नति अगेन, ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद कर लो पहले तो, ठीक है, बुद्धिस्ट साइट है, तो नाटक चल रहा है, नाटक इतना अच्छा है, नाटक इतना अच्छा है, प्ले इतना अच्छा है, सन्नाटा छाया हुआ है, पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में सब लोग सन्नाटे से उस प्ले को देख रहे हैं, ठीक है। सो सन्नाटी बुद्धिस्ट साइट नियर कनगनहली इन कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट अंडरवेंट रीस्टोरेशन इन 2022। तो यहाँ पर रीस्टोर किया गया, जैसे हमने सतपुला का बारे में देखा दिल्ली में, ठीक है, वैसे ही इसको रीस्टोर किया गया, रिक्लेम किया गया, रिफर्बिश किया गया। सो ऑन द बैंक्स ऑफ भीम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? भीम रिवर, हाँ जी, तुंगभद्रा, भीम, मैंने एक ट्रिक बताई है, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक्स भी मैं एक अलग सेशन में डिस्कस कर लूंगा। सो रिनोन्ड फॉर द चंद्राला, ये इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है, चंद्राला परमेश्वरी टेम्पल, ठीक है, चंद्राला परमेश्वरी टेम्पल के पास में ये आपको मिला है, रिनोन्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टेम्पल। डेवलपमेंट अक्रॉस द फेजेस, इसमें 3 फेज आपको मिलते हैं, मौर्याज मिलता है, फिर आपको सतवाहनाज मिलता है, अर्ली सतवाहनाज और लेट सतवाहनाज, ठीक है, 3rd सेंचुरी BCE या 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेकर 3rd सेंचुरी कॉमन एरा, लगभग 500-600 साल का पीरियड जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है ये आपको प्री हिस्टोरिक टू अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन जो है प्राकृत लैंग्वेज में मिली है, यूजिंग ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, प्राकृत, देखिए पाली, प्राकृत, बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको पाली लैंग्वेज में मिलता है, जैन लिटरेचर आपको प्राकृत भाषा में मिलता है, ठीक है। जैनिज्म को अगर आप देखेंगे तो जैनिज्म नॉर्थ इंडिया के अलावा अगर हम साउथ में बात करें तो कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा फैला, ठीक है, तो ये भी उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है सितार्स तनपुराज मेड इन महाराष्ट्र, मिराज टाउन गेट GI टैग, ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका, सितार, स्टार, ठीक है, स्टार्स कहाँ पर हैं? बॉलीवुड में, ठीक है, तो बॉलीवुड में तन मन धन से पूरी तरीके से लगे हुए हैं अपना काम करने, ठीक है, ताकि वो भी विराज, ठीक है, या विराट, ठीक है, उसकी तरह बन सके, ठीक है। तो सितार तनपुरा तन मन धन से पूरी तरीके से लगे हुए हैं, तो ये कहाँ पर मिला है? महाराष्ट्र में GI टैग मिला है। सो अ स्मॉल टाउन इन महाराष्ट्र, सांगली डिस्ट्रिक्ट, नोन फॉर इट्स craftsmanship in sitar tanpura receives GI tags. So these instruments made in Miraj are favored by prominent classical and film industry, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब यहाँ के जो सितार हैं और तानपुरा है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 300 सालों से ज़्यादा जो है इस पर्टिकुलर जगह पर ये सितार और तानपुरा बनाया जा रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नेक्स्ट है आपका EC इलेक्शन कमीशन का सुविधा पोर्टल, सीज ओवर 73,000 एप्लीकेशंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स। देखिए इलेक्शंस का सीजन चल रहा है, 2 फेज के वोटिंग हो चुकी है, जब ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है, 3rd फेज के इलेक्शन होने हैं अभी, और यहाँ पर जो है बहुत सारी परमिशंस पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेनी पड़ती है, जैसे कि हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, एयर बैलून्स, टेम्परेरी पार्टी ऑफिस, डोर टू डोर कैंपेनिंग की कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसका अपडेशन, उसके अलावा रैली करनी है, व्हीकल परमिट चाहिए, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन का परमिट चाहिए, परमिशन ऑफ वीडियो वैन्स चाहिए, ये सब की परमिशन जो है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक पोर्टल बना दिया है और कहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा,
जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमें जो है डिस्क्रिमिनेट कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें 73,000 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें कि मोर देन 44,000 एप्लीकेशंस अभी तक डिस्पोज ऑफ इलेक्शन कमीशन कर चुका है। ठीक है, सो एक्टिविटीज लाइक रैलीज, कैनवेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंपेनिंग मटेरियल ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, इसको लेकर एक सुविधा पोर्टल बना दिया गया है। सुविधा हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं इकोनॉमिक न्यूज में। 13th फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन कॉल्ड फॉर जीएसटी रिफॉर्म। 13th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं विजय केलकर, उन्होंने कहा है कि जीएसटी में बदलाव होने चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 में आया था। इसमें संविधान में संशोधन किया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आर्टिकल 279A ऐड हुआ। जीएसटी काउंसिल बना, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वित्त मंत्री होते हैं। अब जीएसटी बेसिकली क्या है? अगर हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्स है। बट यहां पर जब हमने वन नेशन वन टैक्स किया, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो जनरली जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कॉमन टैक्स रेट हो, मतलब इजी हो, सबको बताओ कि हाँ जी 15% टैक्स है जी, या 20% टैक्स है, या 18% टैक्स है। बट हमने क्या किया, बहुत सारे टैक्स स्लैब्स रख लिए। हमने 5 टैक्स स्लैब्स रख लिए, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी भी, ऐसा कहना है विजय केलकर का। ये बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो टैक्स रेट्स हैं ये क्लब होने चाहिए, या तो सिंगल रेट हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैक्स रेट्स होने चाहिए, ऐसा कहना है। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन हो रहा है। अगेन हमने सिंप्लीफाई कर लिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो टैक्सेशन सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वो सिंप्लीफाई हो गया है। बट अभी भी ये 5 टैक्स स्लैब्स की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये इनका कहना है। इन्होंने एग्जाम्पल भी इसको लेकर दी, जैसा कि अगर आप देखेंगे लाइक हाईएस्ट जो टैक्स स्लैब है इंडिया में 28% है, फ्रांस में 20%, यूके यूक्रेन में 20%, न्यूजीलैंड में 15%, ऑस्ट्रेलिया बाकी कंट्रीज़ में 10%। तो ये जीएसटी अराउंड द वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जिसमें कि सिंगल जीएसटी है, मतलब एक है। खैर इनमें एक चीज़ है, आप इसको इंडिया के साथ कंपेयर करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा अगर हम इसका एनालिसिस करें। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, ठीक है, एक सिटी स्टेट कहा जाता है उसे। अगेन न्यूजीलैंड 51 लाख की पॉपुलेशन है, हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हैं। तो सीधा सीधा हम न्यूजीलैंड और सिंगापुर का एग्जाम्पल लेके ये नहीं कह सकते कि देखिए उन्होंने तो एक सिंगल रेट कर दिया है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। आइडिया बट हाँ, मेन आइडिया ये है कि इन टैक्स स्लैब्स को कम कैसे किया जा सकता है। 5 की जगह 2 या 3 मैक्सिमम, ठीक है। वैसे बहुत लोगों का कहना है कि 2 ही होना चाहिए मैक्सिमम टैक्स स्लैब। अगर आप एक लग्जरी आइटम्स रख दो और एक जो असेंशियल आइटम्स है उन पे टैक्स रेट रखा जाए। बैंक सीज वर्स्ट डिपॉजिट क्रंच इन 20 ईयर्स। देखिए बैंक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ देखी जा रही है सारे बैंक्स में, कि डिपॉजिट नहीं लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पैसा जो है डिपॉजिट जो है वो कम हुआ है, और इसके चलते क्या हो रहा है कि फर्दर जो लेंडिंग है, अल्टीमेटली बैंक क्या करता है, आपसे पैसा लेता है और जिसको लोन चाहिए, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, वो लोन्स देता है। अब ये जब पैसा नहीं आएगा बैंक के पास, डिपॉजिट्स नहीं होंगे, तो वो लोन कहाँ से देगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, क्रेडिट की प्रॉब्लम जो है, ये बैंक्स फेस कर रहा है। इंडियन बैंक्स एनकाउंटर्ड डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग डिपॉजिट्स 2023 डिस्पाइट रॉबस्ट क्रेडिट ग्रोथ रिजल्टिंग इन द हाईएस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन एटलीस्ट 2 डिकेड्स। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर जो करंट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो 80% पे है। मतलब ऐसे समझो कि अगर 100 रुपया डिपॉजिट हो रहा है तो 80% जो है बैंक क्रेडिट दे रहा है। क्रेडिट देने का मतलब लोन दे रहा है, ठीक है, द हाईएस्ट सिंस 2015। सो ये इंडिकेट करता है कि कितना डिपॉजिट बेस इज यूटिलाइज्ड फॉर लोन्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया।
बैंक्स हैव इनसफिशिएंट फंड्स टू लेंड टू कस्टमर्स, उनके पास उतना पैसा नहीं जमा हो रहा कि वो सारे कस्टमर्स की नीड को पूरा कर पाएं। दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है, अफेक्टिंग द बिजनेसेस एंड कॉजिंग डिलेज। देखिए इंडिया का जो सेविंग रेट है, ठीक है, सेविंग रेट होता है मतलब जो आप पैसा कमा रहे हैं कितना परसेंट आप अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का जो है सेव कर रहे हैं, ये सेविंग रेट लगातार कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, उसकी वजह से जो डिपॉजिट रेट है वो कम हो रहा है अगेन, ठीक है। इसकी वजह से आपको जो फर्दर लेंडिंग है, जो फर्दर कह लीजिए लोन देना है, उसमें कमी आ रही है। द सिचुएशन कैन डिसरप्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल वेलबींग ड्यू टू इट्स रिपल इफेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस न्यूज में। आर्मी ने स्टार्ट किया है इंडक्शन ऑफ कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम अंडर प्रोजेक्ट आकाश तीर, ठीक है, आकाश तीर, आकाश से तीर चलेंगे, ठीक है, आसमान से तीर चलेंगे। सो इनिशिएट द इंडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट आकाश तीर। मकसद क्या है? सेफ्टी इंश्योर करना, टू इनहेंस एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ फ्रेंडली एयरक्राफ्ट। ऐसे समझ लो कि आकाश में जब तीर चल रहे हैं तो आप आकाश में मतलब आसमान में तीर चला रहे हैं तो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट पे तीर ना लग जाए गलती से, ठीक है, फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ को मॉनिटर करना, ठीक है। सो इंगेजिंग द हॉस्टाइल एरियल ऑब्जेक्ट्स इन कंटेस्टेड एयर स्पेस। तो कभी वॉर होता है तो उसमें बहुत सारे जो है प्लेन्स हैं, तो आपको ये इंश्योर करना, ये ध्यान रखना कि हमारा जो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है उस पर किसी तरीके का नुकसान ना हो। सो ये इनिशिएटिव है अलाइन विद द आर्मीज फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। लगातार ऑल द फोर्सेस आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि हमें टेक्नोलॉजी को लगातार इंप्रूव करना है, बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन यू कैन नॉट विन द वॉर, ठीक है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो। सो द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रेंथन द आर्मी डिफेंस एयर कैपेबिलिटीज, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इन ओडिशा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि पहले व्हीलर आइलैंड होता था, फिर भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस आइलैंड का नाम बदला गया। सो अग्नि प्राइम मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इन ओडिशा। सो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने कंडक्ट किया टेस्ट फ्रॉम द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। डिफेंस मिनिस्ट्री कंफर्म किया अग्नि प्राइम ने सारे ट्रायल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है और वैलिडेट किया है अपने रिलायबल परफॉर्मेंस को। एक्सपेक्टेड टू इनहेंस द इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। सो अग्नि प्राइम, ठीक है जी, अग्नि 1 2 3 4, इसके बारे में हमने एक अलग सेशन लिया है, प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दैट लेक्चर, ठीक है, अदरवाइज उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन, ठीक है जी। यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान, उनके द्वारा ये बुलाया गया है परिवर्तन चिंतन, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेड द कॉन्फ्रेंस। मकसद क्या है? परिवर्तन चिंतन, कि किस तरीके से चीज़ों को, सारी की सारी फोर्सेस को कोलैबोरेट किया जाए, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो डुप्लिसिटी ना हो, और क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को लेकर काम करना। तो फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस की गई परिवर्तन चिंतन में। हेड ऑफ ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यहाँ पर आए, हेडक्वार्टर मतलब जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर बैठे। रिकमेंड मेजर्स फॉर अचीविंग अ जॉइंट एंड इंटीग्रेटेड एंड स्टेट्स स्विफ्टली, ठीक है। तो किस तरीके से जॉइंट और इंटीग्रेटेड एक यूनिट बनाई जाए, जो अल्टीमेटली मोटिव है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाने का भी, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने का भी यही मकसद था। नेक्स्ट है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, ठीक है, कवच प्रोटेक्शन बेसिकली, तो सागर को प्रोटेक्ट करना, कंडक्टेड ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप आइलैंड्स के जस्ट साउथ में है मालदीव्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना हो चुका है। तो यहाँ पर सागर प्रोग्राम भी है भारत का, तो यहाँ पर इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और बाकी जो सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर आई, नेवी, कोस्ट गार्ड, मेरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम, अदर्स, सब ने मिलकर जो है ये एक्सरसाइज करी। अ 2 डे मैरीटाइम एक्सरसाइज सागर कवच 01/24 लक्षद्वीप आइलैंड्स में हुई टू वैलिडेट कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म अगेंस्ट एसिमेट्रिक थ्रेट्स फ्रॉम द सी। So demonstrated the enhanced preparedness and coordination among this exercise
ताकि कोस्टल एरियाज में सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। लक्षद्वीप में ये एक्सरसाइज हुई, सागर कवच, ठीक है, क्योंकि कवच को बचाना है, क्योंकि लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में मालदीव्स, जहां पर चाइना की प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है। इंडिया रिसीव्स फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया टू बी डिप्लॉयड एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है फर्स्ट बैच ऑफ 24 रशियन मेड इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका याद कर लो। देखो इग्ला, इग्ला से इकला, एकला चला रहे हो, ठीक है, बहुत फेमस सॉन्ग है ना, एकला चला रे, ठीक है। तो एकला से याद रख लेना इग्ला, ठीक है। तो एकला चला रहे हो तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब एक व्यक्ति इसको हैंडल कर सकता है, एकला चलो रे, ठीक है, एकला चलो रे। सो अलॉन्ग विथ 100 मिसाइल्स। सो ये डील पहले भी हुई है हमारी रशिया के साथ, तो रशिया ने हमें ये प्रोवाइड किया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़, बहुत शॉर्ट रेंज के लिए ये डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, और इसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो एक तरफ रशिया चाइना की दोस्ती लगातार बढ़ रही है अगेंस्ट द वेस्ट, एक तरफ रशिया हमें डिफेंस कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब सीधा सीधा कहें तो चाइना के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक समहाउ लाइक जियोपॉलिटिक्स की एक विचित्र कहानी है जो आपको समझनी है। So with a small number of IGLA-S system were procured in 2021 through emergency procurement. चलिए आगे चलते हैं। पर्सन इन न्यूज़ में यूकेस हार्डेस्ट गीजर कंप्लीट चैलेंजेस टू रन लेंथ ऑफ अफ्रीका। तो ये भाई साहब जो हैं पूरा का पूरा अफ्रीका घूम के आए हैं, ठीक है, मतलब लिटरली रनिंग करके आए हैं, पूरा 1 साल लगभग रनिंग किया है। सो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जॉइंट अल्ट्रा रनर रसल कुक, ठीक है, रसल कुक हार्डेस्ट गीजर। तो गीजर क्या करता है, गीजर गर्म पानी देता है, गर्म पानी से आप कुकिंग करते हो, ठीक है, गर्म पानी जो है कुकिंग में मदद करता है। सो ऐसे याद रख लेना, अ रन अराउंड द लंडन लैंडमार्क्स। सो एंटायर लेंथ ऑफ अफ्रीका, ठीक है, 352 डेज तक ये भाई साहब घूमते रहे, और इन्होंने जो है यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया है जो कि लोगों के लिए काम आएगा, ठीक है। हेल्थ स्केयर, जियोपॉलिटिकल इश्यूज इनको फेस करने पड़े। द चैलेंज बिगेन इन साउथ अफ्रीका, एंडेड इन ट्यूनीशिया, ठीक है। 16,000 किलोमीटर, ठीक है, ओरिजिनली प्लानिंग टू कंप्लीट 360 मैराथन्स इन 240 डेज, और इन्होंने इसको एक्सटेंड किया ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो ये भाई साहब हैं जो पूरा अफ्रीका का एक चक्कर लगा के आए हैं, 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा का रनिंग करके आए हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी ने यहाँ पर अवार्ड्स मिले हैं। बहुत सारे भारतीयों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। यंग लीडर्स अंडर 40 मेकिंग एन इम्पैक्ट इन वेरियस फील्ड्स। तो यहाँ पर भूमि पेडनेकर जो कि बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा अद्वैत नायर, CEO ऑफ नायका फैशन, अगेन काफ़ी फेमस ब्रांड है नायका। सो अर्जुन भारतीय, डायरेक्टर ऑफ जुबिलेंट ग्रुप। प्रिया अग्रवाल हेबर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वेदांता लिमिटेड। इनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। शरद विवेक सागर, फाउंडर एंड CEO ऑफ डेक्सटेरिटी ग्लोबल। इट गैदर्स लीडर्स अंडर 40 ग्लोबली टू टैकल द कॉमन चैलेंजेस, ठीक है। तो लीडर्स अंडर 40 उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में कश्मीर के बिल्किस मीर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ज्यूरी एट पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। तो बिल्किस मीर जो हैं पहली भारतीय महिला हो गई हैं टू बी द ज्यूरी एट पेरिस ओलंपिक्स। सो एक्वा वुमेन ऑफ कश्मीर इनको कहा जाता है, ठीक है। एक्वा वुमेन वाटर स्पोर्ट्स चैंपियन रही हैं क्याकिंग में, और बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज ज्यूरी मेंबर इन द अपकमिंग समर ओलंपिक्स। तो बिल्किस मीर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिंद्रायनी देवी बैग्स ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में। सो बिंद्रायनी से याद रखना, सो बिंदिया बी से भार, वेट का मतलब क्या होता है, भार उठाना, ठीक है, भार उठाया है उन्होंने, और बी से हो गया भार, बी से हो गया ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और बी से हो गया बिंद्रायनी, ठीक है। बिंद्रायनी को भार उठाने के लिए ब्रॉन्ज मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग भार वर्ल्ड कप में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है जी। ओके, सो मीराबाई चानू ने भी क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। 2 मीराबाई चानू जो हैं वो 12th रही, ठीक है, पीछे रही, बट जो है पेरिस ओलंपिक्स में खेलने जा रही हैं, ठीक है। तो बिंद्रायनी देवी और मीराबाई चानू वर द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर्स
एट द IWF वर्ल्ड कप 2024। सो इंडिया के में जो है इन्हीं दोनों स्पोर्ट्स पर्सन्स ने जो है पार्टिसिपेट किया। सुमित नागल बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन मेन ड्रॉ मैच एट मॉन्टे कार्लो मास्टर्स। सबसे पहले तो मॉन्टे कार्लो सिर्फ स्वेटर्स नहीं होते हैं, मॉन्टे कार्लो एक शहर का नाम है यूरोप में, ठीक है। कौन से कंट्री में है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, और एक बहुत बड़ा सुंदर सा शहर है। और तो ऐसे याद रख लेना कि सुमित नागल जो है मॉन्टे कार्लो का स्वेटर पहन के, नाग होता है सांप, सांप जो है लाइक रेप्टाइल होता है जो कि आपका निकलता है विंटर्स में। तो विंटर्स में ठंड लग रही है तो सुमित नागल ने जो है क्या पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है। मित से याद रख लेना मैट, ठीक है, मैट मतलब टेनिस खेल रहे हैं। तो सुमित नागल टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने मॉन्टे कार्लो का स्वेटर पहन के मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में मैच जीता है, ठीक है। आइडिया यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रह जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम बहुत सारे नाम हैं याद नहीं रख पाते हैं। सो ये हमारा एक इनिशिएटिव है, छोटी सी चीज़ ऐड करने की कोशिश है कि नाम में ही कहीं ना कहीं चीज़ें हम याद कर लें, ठीक है, पेपर में आपको स्ट्राइक कर जाए कम से कम, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक में WHO अनवील्स अ डिजिटल हेल्थ प्रमोटर हार्नेसिंग जनरेटिव AI फॉर पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो लाइक आपको जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो डाउट जो है एक AI जो है यहाँ पर अवतार है जिसका नाम है सारा, ठीक है। सारा का सारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपकी सोशल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है सारा अ डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप। सो सारा का फुल फॉर्म है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। इससे क्या होगा, एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। जो भी आप पूछेंगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है या जो भी है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर सकता है। एडवांसमेंट्स इन AI पावर्ड हेल्थ इंफॉर्मेटिव अवतार। सो इसमें क्या है, ये यूजर्स को अराउंड द क्लॉक 8 लैंग्वेजेस में इंगेज कर सकता है वेरियस हेल्थ टॉपिक्स में। आपको लगता है कि मेरे को वेट कम करना है तो आपको बताएगा आप ये कर सकते हैं, एक्सेसिबल ऑन एनी डिवाइस। ये इशू किया गया, लॉन्च किया गया वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, जिसका फोकस था माई हेल्थ माई राइट, ठीक है, मेरी हेल्थ मेरा राइट, ठीक है। सो इसमें आप अगेन इम्पॉर्टेंट है इंडिया में आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, जन आरोग्य योजना, वो भी इसके साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंडियाज प्रत्यूष अमंग द टेलीस्कोप्स एस्ट्रोनॉमर्स वांट टू पुट ऑन अराउंड द मून। देखिए एस्ट्रोनॉमर्स ये चाह रहे हैं मून पर और उसके अराउंड में टेलीस्कोप्स लगाए जाएं। अब इन टेलीस्कोप से क्या होगा, जो सनरेज हैं या बाकी प्लैनेट से जो रेज हैं या कॉस्मिक रेज हैं या बाकी जो आपकी गैलेक्सीज हैं, उनको स्टडी करना जो है इजी होगा, या आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर इंडिया का जो कह लीजिए प्रत्यूष को फाइनलाइज किया गया है, ठीक है जी। प्रत्यूष इसका फुल फॉर्म है प्रॉबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। रेडियो टेलीस्कोप है प्लान्ड फॉर द मून्स फार साइड। इसको बिल्ड किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने और इसरो ने मिलकर इसको तैयार किया है। देखिए प्रत्यूष नाम क्यों रखा गया, प्रत्यूष का लिटरल मतलब होता है वन हु इज लाइक फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग सन। मॉर्निंग सन की जो पहली सूरज की किरण होती है उसको प्रत्यूष बोला जाता है। तो इसीलिए ये प्रत्यूष जो है मून पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आपको सीधा सीधा याद रहेगा, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप मून और ल्यूनर ऑर्बिट्स में लगाने की बात है, तो इंडिया से प्रत्यूष जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रांस CEA रिवील्स फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन इमेजेस फ्रॉम द वर्ल्ड्स पावरफुल MRI, ठीक है। दुनिया का एक बहुत पावरफुल MRI है जिसका मशीन का नाम है इजल्ट MRI, ठीक है, इजल्ट MRI। तो यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं रिजल्ट, ठीक है, इजल्ट रिजल्ट, ठीक है। MRI का रिजल्ट क्या होता है, MRI का रिजल्ट यही होता है कि ब्रेन की इमेज आती है, ठीक है। MRI का रिजल्ट होता है ब्रेन की इमेज आती है। बोस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 11.7 टेस्ला, और ये एक बहुत पावरफुल MRI है और इससे एक इस तरीके का इमेज जो है डेवलप हुआ है, ठीक है, ब्रेन का। फॉलोज द इनिशियल ट्रायल्स ऑन अ पम्पकिन। इनिशियल जो ट्रायल किए गए थे पम्पकिन्स पे किए गए थे, और ये है आपका। चलिए अगला न्यूज़।
आगे है SpaceX रॉकेट डिप्लॉयज टाटाज इंडिजीनियस मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो यहां पर मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट जो है भेजा गया है SpaceX के द्वारा, ठीक है, SpaceX रॉकेट के द्वारा, और ये मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है। इसका नाम है TSAT-1A, ठीक है जी, TSAT-1A। तो टाटा सैटेलाइट आप याद रख सकते हैं, T से टाटा, ठीक है जी, और टाटा सैटेलाइट 1A सब मीटर रेजोल्यूशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, बहुत क्लियर इमेजेस प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है और सब्सिडरी ऑफ टाटा सन, टाटा एडवांस सिस्टम्स के द्वारा, ठीक है, टाटा एडवांस। इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो स्पेस सेक्टर में लगातार जो है प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि इसको हम फॉरेन कोलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब इंडिया की सैटेलाइट जाकर कहाँ लॉन्च कर रहे हैं, यूएस में जाकर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्च अकर्ड फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूटिलाइजिंग SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। तो SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट को यूज़ किया गया और इंडिया मेड सैटेलाइट को वहाँ पर भेजकर जो है भेजा गया। सो इंडिया में कर्नाटका में इसको मैन्युफैक्चर किया गया था और इसका वेट जो है 50 kg से कम है। इट विल डिलीवर हाई रेजोल्यूशन इमेजरीज, प्रिसीजन के साथ प्रोवाइड करेगा और मिलिट्री पर्पसेस के लिए ये यूज़ होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, अभी हमने देखा माई हेल्थ माई राइट, ठीक है, माई हेल्थ माई राइट जो है थीम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ऐसे समझ लो कि लाइक न्यू ईयर शुरू होता है इंडिया में, ठीक है, इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, तो नया साल नई हेल्थ की बात की जा रही है, ठीक है। सो दैट इज द 7 अप्रैल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है, आयुष एक मंत्रालय है, आयुष में हम जो H है वो होम्योपैथी, ठीक है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं, ठीक है, जिनका नाम है जर्मन है डॉक्टर सैमुअल हैनमेन, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। सो वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 10 अप्रैल टू ऑनर होम्योपैथी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेडिसिन। सो ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल। और 2024 का जो थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है, वन हेल्थ वन फैमिली, होम्यो परिवार, ये इसका थीम है, ठीक है जी। तो ये था सेशन सेकेंड वीक ऑफ करंट अफेयर्स का, ठीक है जी, सेकेंड वीक ऑफ वीकली करंट अफेयर्स फॉर अप्रैल मंथ। बाकी के करंट अफेयर्स का वीडियोस भी हम जो है सब्सिक्वेंटली अपलोड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या आपके सजेशंस हैं, वीडियोस के आइडियाज़ हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाकी जो वीडियोज़ हैं, जो मैं शॉर्ट वीडियोज़ डाल रहा हूँ अलग अलग टॉपिक पर, उनको भी ज़रूर देखिए, उन एनालिसिस को भी अच्छे से समझिए। वो आपके लगभग हर एग्ज़ाम के लिए, वो बेशक ऐसे राइटिंग के लिए हो, यूपीएससी सीएपीएफ के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, सीडीएस और एनडीए के लिए, लेक्चरेट टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी जो हमारे जीएस के पेपर्स के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।